तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर का क्लास, जिसमें हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के इतिहास से रिलेटेड। ठीक है, कि कंप्यूटर का इतिहास रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा जो है टॉपिक शुरू होता है कंप्यूटर, जिसे हम संगणक भी कहा जाता है कंप्यूटर को। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है कंप्यूटर, और इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम ना छू सकते हैं, ठीक है, ना देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो हार्डवेयर जो होता है उसको हम टच भी कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर जो है घटक कंप्यूटर के भौतिक भागों का वर्णन करता है। जो हार्डवेयर क्या करता है, वो कंप्यूटर की जो है, जो उसके फिजिकल जो है स्ट्रक्चर है, उसका क्या करता है, वो जो है उसका डिफाइन करता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो वो भौतिक भागों का वर्णन करने का काम करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर को, यानी हार्ड सॉफ्टवेयर जो करता है, हार्डवेयर को क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य करता है सॉफ्टवेयर। और विभिन्न प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाता है कौन, तो सॉफ्टवेयर ही। अलग अलग जितने सारे हम एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है, तो वो सब कौन सा काम सॉफ्टवेयर ही चलाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में एक सीपीयू होता है। अगर हम पूरे कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि एक सीपीयू होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, सीपीयू की बात अगर हम करें तो फिर उसमें सीपीयू होता है। फिर उसके बाद अगर हम करें तो मेमोरी होता है, उसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस लगा हुआ रहता है। ठीक है, और स्टोरेज डिवाइस भी होता है। तो हम अगर हम कंप्यूटर सेट की बात करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे भी फिगर के माध्यम से। एक सीपीयू होता है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू को। फिर उसके बाद मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे में बहुत सारा लगा होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, और स्टोरेज डिवाइस उसमें रहता है। अब हम जो समझते हैं, सबसे पहले इतिहास हम देख लेते हैं इसका। ठीक है, कंप्यूटर का। तो देखिए, यह अबेकस के जन्म के स्थान शुरू हुआ था। कंप्यूटर का जो इतिहास शुरू हुआ वो अबेकस के जन्म के साथ शुरू हुआ, और एक लकड़ी का रैक जिसमें दो क्षैतिज तार होते हैं जिन पर मोतियों को पिरोया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं फिगर में, आप देख सकते हैं, ये जो है एबेकस है, पहला कंप्यूटर इसे माना जाता था। ठीक है, यानी यहीं से कंप्यूटर का जो इतिहास शुरू होता है। ठीक है, ये इसे अबेकस कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है लकड़ी का बना हुआ रहता था रैक की तरह। ठीक है, जिसमें जो दो क्षैतिज तार होते थे, आप देख सकते हैं तार। ठीक है, और इस पर जो है, इसमें आप मोती भी लगे हुए देख सकते हैं। 1642 में पहला जो है डिजिटल यानी मैकेनिकल कंप्यूटर ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 में विकसित किया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछता है बार बार एग्जामिनर कि पहला जो है डिजिटल कंप्यूटर जो है कब विकसित किया गया था, यानी पहला जो है डिजिटल कंप्यूटर कब विकसित किया गया था। तो पहला जो है डिजिटल कंप्यूटर, यानी जिसका नाम है ब्लेज पास्कल, यानी पास्कल वैज्ञानिक है, उन्होंने ही 1642 में विकसित किया था। ठीक है, अब वो क्या करता था, तो वो जो करता था ना, मतलब गणना का काम, जोड़ने का, घटाने का काम करता था। फिर 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित कैलकुलेटर और कंप्यूटर की कल्पना की, और यही कारण है कि उन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता है। यानी फिर उसके बाद 1843 में, हम कंप्यूटर का इतिहास देख रहे हैं, तो फिर उसके बाद 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक जो है स्वचालित कैलकुलेटर का जो है आविष्कार किया और कंप्यूटर की कल्पना की, और यही कारण है इन्हें जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, हम सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहले इसमें तीन प्रश्न आपसे क्या पूछेंगे, कि अगर हम पूछेगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है, तो सीपीयू होता है। ठीक है, अगर पूछेगा एबेकस है, तो सबसे प्रथम जो है कंप्यूटर के इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले कौन था, एबेकस था। ठीक है, और अगर बात करें एबेकस हमने देख लिया, फिर उसके बाद पूछेगा आपसे कि पहला डिजिटल मैकेनिक कंप्यूटर कौन था, तो ब्लेज पास्कल था। पास्कल नाम भी पड़ा था उसका कंप्यूटर का नाम। ठीक है, और वो 1642 में ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित कैलकुलेटर का जो है विकास किया था, इसलिए उन्हें जो है कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। फिर 1890 की अगर हम बात करें तो हरमन हेलोरिथ और जेम्स पावर्स द्वारा 5 कार्ड का उपयोग किया गया था, और ये उन सूचनाओं को पढ़ सकते थे जो मानव सहायता के बिना स्वचालित रूप से कार्ड में डाली गई थी। ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो हरमन जो है
होलेरिथ और जेम्स पावर्स के द्वारा जो है पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। तो सीधे प्रश्न याद रखना है कि पंच कार्ड यानी टेबलेटिंग मशीन का जो उपयोग किसके द्वारा किया गया था। तो टेबलेटिंग मशीन यानी पंच कार्ड का जो है किया गया था हरमन होलेरिथ और जेम्स पावर के द्वारा। किसके द्वारा? हरमन होलेरिथ और जेम्स पावर के द्वारा किया गया था 1890 में। नेक्स्ट हमारा है कि कंप्यूटर का उपयोग करने वाले पंच कार्ड यानी आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सीधे पूछता है एग्जामिनर कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, उसके द्वारा बनाया गया था। और ये इलेक्ट्रोमैकेनिक डिवाइस थी। ये कैसा था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो है डिवाइस था। और ये जोड़ सकता था, गुना कर सकता था और क्या करता था? छांट सकता था। फिर 1942 में की अगर हम बात करें तो 1942 में जो है एनिएक आया। ठीक है, एनिएक का फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। यह उच्च गति वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जॉन पी एकट और जॉन डब्ल्यू मॉचली और उनके सहयोगियों द्वारा विश्वविद्यालय के मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में विकास किया गया था। कहने का मतलब है जो एनियक का जो हो निर्माण किया गया था वो कब किया गया था? 1942 में। और ये किसने इसको निर्माण किया था? तो एक थे वैज्ञानिक जिनका नाम था जॉन पी एकट और डब्ल्यू मॉचली। एकट और मॉचली और उनके कुछ सहयोगी थे, उन्होंने ही विश्वविद्यालय के मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में विकास किया था इसका, एनियक का। और इसने जो है पूरे 30 बाई 30 फीट की कमरे को घेर लिया था। यानी जो एनियक जो था ना वो कितना कमरे को, यानी 30 बाई 30 फीट की कमरे को घेर लिया था। और पिछले कंप्यूटर के तुलना में लगभग 1000 गुना तेज था। और इसमें जो है 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। यानी एनियक में जो है ना कितना, देखिए आप देख सकते हैं एनियक जो है, ठीक है, आप एनियक इसमें आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो है मतलब 30 बाई 30 फीट के जो है कमरे को घेर लिया था ये कंप्यूटर। ठीक है, और ये जो है 1000 गुना था पहले की तुलना में तेज। और इसमें जो है 18,000 वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था एनियक में। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं ये जो है टर्निंग मशीन है और ये जो है टेबलेटिंग मशीन है। टेबलेटिंग मशीन के बारे में भी हमने बताया था। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था, कब हुआ था। और फिर उसके बाद अगर हम देखें 1950 में डिजिटल कंप्यूटर के चुंबकीय कोर मेमोरी और ट्रांजिस्टर सर्किट तत्वों का उपयोग किया गया था। और 1980 के दशक में सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले 1950 के दशक में डिजिटल कंप्यूटर के चुंबकीय कोर मेमोरी और ट्रांजिस्टर जो है सर्किट तत्व का उपयोग किया जाने लगा। और ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सेमीकंडक्टर एग्जाम में पूछेगा कि सेमीकंडक्टर का जो है चिप्स का निर्माण कब हुआ था। तो 1980 के दशक में हुआ था। आप ये देख सकते हैं ये जो है ये क्या है? सेमीकंडक्टर चिप है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या है? सेमीकंडक्टर चिप है। तो आइए जानते हैं तथ्य से संबंधित अगर हम बात करें तो देखिए पहला जो कंप्यूटर प्रोग्राम बेबेज की छात्रा लेडी एडा अगस्टा द्वारा विकसित किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि पहली जो है कंप्यूटर प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया था? तो लेडी एडा अगस्टा के द्वारा जो है विकास किया गया था पहला जो है कंप्यूटर प्रोग्राम। तो सीधे सवाल पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि पहला जो है प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो लेडी एडा अगस्टा के द्वारा जो है विकसित किया गया था। याद रखना, लेडी अगस्ता के द्वारा जो है विकास किया गया था। और 2 दिसंबर को हम सभी जानते हैं कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर जो है साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और भारत में बना पहला कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ था। भारत में अगर हम बात करें तो पहला कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ था, जिसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, तो ये भी एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि भारत में बना कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। और किसने बनाया था? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम सभी जानते हैं 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया था? तो बेबेज की छात्रा थी जिनका नाम था उस छात्रा का लेडी एडा अगस्टा, उन्हीं के द्वारा विकास किया गया था। और अब भारत में पहला कंप्यूटर जो है बेंगलुरु के मुख्य डाकघर में स्थापित किया गया था। ये भी एग्जामिनर पूछता है कि पहला जो कंप्यूटर था वो कहाँ पे जो है भारत में जो है स्थापित किया गया था। तो डाकघर, बेंगलुरु के डाकघर में स्थापित किया गया था। और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है जो 1964 में जारी किया गया था। यानी अगर सीधे पूछे कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो दुनिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो CDC 6600 है। कौन सा है? CDC 6600, याद रखना है। तो ये बहुत ही अच्छा है प्रश्न। CDC 6600 पहला दुनिया का पहला कंप्यूटर है 6600 जो 1964 में जारी किया गया था। अब 1964 में जारी किया गया था सुपर कंप्यूटर। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वह कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, इससे भी संबंधित बहुत मतलब अभी तक वर्तमान में जो है कितनी पीढ़ी है कंप्यूटर की?
5 पीढ़ियां हैं। कितने हैं पीढ़ियां? तो 5 पीढ़ियां याद रखना है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि पहली पीढ़ी का अवधि पूछता है, या सबसे ज्यादा पूछता है उदाहरण कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन है, दूसरी पीढ़ी का कौन कौन है, तीसरी पीढ़ी का कौन कौन है, चौथी पीढ़ी का कौन कौन है। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो सभी पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहा है। तो देखिए सीधे पहले यह है पहली पहली पीढ़ी की अगर हम बात करें, पहले पीढ़ी के कंप्यूटर की, तो पहला पीढ़ी का कंप्यूटर कौन कौन है, तो ये देखिए याद रखना है। ठीक है, तो पहला पीढ़ी की अगर हम बात करें तो 1940 से 1956 तक। ठीक है, 1940 से 56 तक जो प्रथम पीढ़ी का जो है कंप्यूटर चला। उसका जो मुख्य घटक था इलेक्ट्रॉनिक वाल्व और वैक्यूम ट्यूब, यानी पहला पीढ़ी में ही क्या लगा हुआ था, वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था। ठीक है, और इसके उदाहरण इस इडसैक, इडवैक और इनिवैक। ठीक है, याद रखना इडसैक, इडवैक और यूनिवैक ये सभी जो थे ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। फिर अगर हम बात करते हैं सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर की, तो सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर कौन कौन था, तो देखिए सेकेंड पीढ़ी जो था 1956 तक पहला था, फिर 1957 से 63 तक। ठीक है, तो 1900 जो है 57 से लेकर 63 तक जो है वो चला दूसरा पीढ़ी का कंप्यूटर, जिसमें मुख्य घटक थे ट्रांजिस्टर था। ठीक है, उसका जो मुख्य घटक क्या था, वैक्यूम ट्यूब वाला तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आ गया था। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर किस में आया था, दूसरा पीढ़ी में आया, बार बार एग्जाम में पूछता है। और दूसरा पीढ़ी का उदाहरण भी पूछेगा, तो IBM 700 और 1401, 700 और 1401। ठीक है, और 1620 और CDC 1604, ये भी याद रखना है। IBM 700, 1401 और 1620 और CDC 1604 ये सभी जो थे सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर थे। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थर्ड पीढ़ी का कंप्यूटर। अगर हम थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर हम बात करें, देखिए इसमें सेकंड पीढ़ी में और है जैसे 3600। ठीक है, फिर उसके बाद एटलास है और ICL 1901 है। ये सभी जो है ना वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तो ये सभी जो है 3600, एटलास और ICL 1901 ये सभी जो है सेकंड पीढ़ी कंप्यूटर है। IBM 700, 1401, 1620, CDC 1604, 3600, CDC 3600, एटलास और ICL 1901 ये सभी किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तो ये सभी जो है सेकंड पीढ़ी कंप्यूटर है। थर्ड पीढ़ी में 1965 से 71 तक चला थर्ड, और एकीकृत परिपथ इसमें यूज होता था मुख्य घटक। ठीक है, और ये IBM 360, IBM 370। ठीक है, और NCR 395, CDC 1700 और ICI 1903 ये सभी जो था वो थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर था। फोर्थ पीढ़ी की अगर हम बात करें तो फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में तो कौन कौन है, तो देखिए फोर्थ पीढ़ी के मेरे भाई, फोर पीढ़ी वाला जो 1971 प्रेजेंट और 12 एकीकृत सर्किट था। ठीक है, और पंचम पीढ़ी जो है वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सभी जो है पंचम पीढ़ी में सब मौजूद है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के प्रकार की, कंप्यूटर के आखिर प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए डेटा के आधार पर अगर हम बात करें, डेटा के प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। डेटा के प्रबंधन क्षमता के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर होता है और तीसरा जो है हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो डेटा प्रबंधन क्षमता के आधार पर, यानी डेटा जो है प्रबंधन क्षमता के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि कंप्यूटर शक्ति और गति के आधार पर कंप्यूटर कुछ प्रकार के हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कंप्यूटर जो है गति के आधार पर या शक्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, एक तो निजी कंप्यूटर होता है, फिर वर्क स्टेशन होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है और सुपर कंप्यूटर होता है। इन सभी को फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या है हमारा टाइप्स ऑफ जो है कंप्यूटर है, जिसमें अगर हम बात करें ये हमारा क्या है माइक्रो कंप्यूटर है, इसे हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं, उसमें कीबोर्ड्स जो है साथ में रहेगा। ठीक है, फिर ये जो है पर्सनल कंप्यूटर होता है, हम लोग घर में यूज करते हैं, जिसे PC भी कहा जाता है। ये CPU है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा लैपटॉप हो गया, फिर ये हमारा जो है सुपर कंप्यूटर हो गया, ये बड़े बड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और ये हमारा क्या है टैबलेट हो गया। अब जो हम लोग समझते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, मुख्य रूप से जो 3 होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए एनालॉग जो होता है वो क्या करता है, एनालॉग का जो काम है वो है इसमें ऐसा डाटा शामिल होता है जो लगातार बदलता रहता है और इसमें औसतन जो अंशतः जो है मान नहीं होता। उदाहरण के लिए मरकरी हो गया, थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ये एनालॉग का उदाहरण है। बार बार ये एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि एनालॉग का उदाहरण कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण क्या है। तो देखिए हम लोग जो है ना
एनालॉग में क्या होता है कि उसका मान जो है स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा मान बदलते रहता है, ठीक है। जैसे अगर हम मरकरी जैसे थर्मामीटर की बात करें तो टेम्परेचर का मान क्या होता है, बदलता रहता है। स्पीड की अगर हम स्पीडोमीटर जो गाड़ी में लगा रहता है वो हमेशा आपको चाल आपको बदलते रहेगा, ठीक है। कभी 30, कभी 20, कभी 50, कभी 60, कभी 80। तो ये सभी क्या है, एनालॉग कंप्यूटर हैं, ठीक है। और अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये कच्चे डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और ये बाइनरी जो है 0 और 1 में बदलता है। जैसे अगर हम लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया और स्मार्टफोन हो गया, ये सभी क्या आता है, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो इसमें डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों विशेषता होता है हाइब्रिड में, एनालॉग भी और डिजिटल भी। और ये अंशतः और निरंतर डेटा दोनों को प्रोसेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल पंप में जो उपयोग किए जाने वाले प्रोसेसर होते हैं, क्योंकि ये मात्रा और कीमत दोनों की गणना करते हैं, इसलिए वो कौन सा है, तो हाइब्रिड जो है कंप्यूटर का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखना है। अब जो फोर्थ नंबर है हम लोग देखने वाले हैं वो है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। और पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर क्या है, ठीक है, वर्क स्टेशन क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्वांटम कंप्यूटर के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर तकनीक के आधार पर निर्माताओं को एक ही चिप पर पूरी सीपीयू लगाने में सक्षम बनाता है। जैसे लैपटॉप और नोटबुक, ये क्या होता है कि एक ही चिप पर जो है पूरा जो है सिस्टम क्या होता है, चलता है। वर्क स्टेशन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो CAD, CCM और सॉफ्टवेयर विकास, डेस्कटॉप प्रकाशन जैसे इंजीनियरिंग अनुप्रयोग के लिए स्पष्ट रूप से उपयोग किया जाता है, वो वर्क स्टेशन हो गया। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर से तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है मिनी, और माइक्रो कंप्यूटर से 5 से 50 गुना ज्यादा पावर होता है मिनी कंप्यूटर में माइक्रो से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि टाइम मशीन और मल्टीटास्किंग तकनीक के 100 से ज्यादा लोग अलग अलग टर्मिनल पर एक साथ काम कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये बहुत शक्तिशाली, बहुत महंगा और तेज कंप्यूटर होता है और अत्यधिक जटिल कार्यों को अत्यंत तीव्र गति से संसाधित करने में सक्षम होता है। और पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में रोजर के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो रोजर के द्वारा 1976 में विकसित किया गया था। क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो इस प्रकार के कंप्यूटर का विकास अंतिम चरण में होता है और क्वांटम कंप्यूटर बाइनरी बिट्स के साथ क्यू बिट का उपयोग किया जाता है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर का संगठन, ठीक है। तो कंप्यूटर संगठन की बात करें तो एक कंप्यूटर को 3 बुनियादी इकाइयों में व्यवस्थित किया गया है। कौन कौन, तो एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU, मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो कंप्यूटर के संगठन में, संगठन कहना है मतलब कंप्यूटर जो है किस किस से मिलकर निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका संगठन क्या है, तो इसमें CPU की जरूरत पड़ेगी, मेमोरी यूनिट लगा रहता है, इनपुट आउटपुट यूनिट लगा रहता है, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी, ठीक है। तो इसके अलावा एक कंप्यूटर के मुख्य रूप से 2 भाग भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 और भाग होते हैं, एक तो हार्डवेयर भी कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है और एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि सेंट्रल CPU की जरूरत पड़ेगी, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट की जरूरत पड़ती है, हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकती हैं हमारा क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, ये हमारा क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, ये हमारा क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि इसमें देखिए ये हमारा क्या है, ये मॉनिटर है, ठीक है। ये जो पूरा आप टीवी जैसा दिख रहे हैं, ये हमारा टोटल क्या है, ये पूरा हमारा जो है मॉनिटर है, याद ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्पीकर है, ये हमारा क्या है, स्पीकर है, ये जो हमारा क्या है, स्पीकर है। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे जो हम कहते हैं कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, ये हमारा जो है कंप्यूटर टावर है, ठीक है, जिसे हम CPU भी कह सकते हैं, कंप्यूटर टावर है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो हमारा क्या है, ये जो माउस है, ठीक है, कार्डलेस माउस है ये, जिसमें ठीक है। और कार्डलेस माउस में ये लेफ्ट क्लिक होता है, ठीक है। जो मतलब जो है बायां पार्टी एक होता है और एक जो होता है राइट क्लिक होता है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक भी होता है और राइट क्लिक भी होता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। और ये जो गोल गोल घुमाने वाला रहता है, ये इसको स्क्रोल व्हील कहा जाता है, ठीक है, स्क्रोल व्हील, यानी ऊपर नीचे जो है घुमाया जाता है, ठीक है। और ये जो है इंटरनेट जो है रूटर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। अब हम CPU के बारे में समझते हैं कि CPU क्या होता है, ठीक है। CPU की अगर हम बात करें तो CPU को जो है कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो कौन सा होता है, CPU होता है। ये जो आप CPU देख रहे हैं यही क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। कार्यक्रम के माध्यम में निर्देश और डेटा देता है ये, और फिर CPU मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करता है और दिए गए निर्देश के अनुसार अंकगणितीय और तर्क संचालन करता है और परिणाम को वापस मेमोरी में
स्टोर करने का काम करता है। सीपीयू जो है अपनी स्थानीय मेमोरी में डेटा और निर्देश को स्टोर करता है और जिसे रजिस्टर कहा जाता है, जो आकार और संख्या में क्या होता है, सीमित होता है। ठीक है, इसके जो है 3 मुख्य घटकों में विभाजित होता है। सीपीयू जो होता है ना, वो 3 मुख्य घटकों में विभाजित विभाजित होता है। एक तो होता है एएलयू, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा जो होता है रजिस्टर यूनिट। यानी एएलयू क्या होता है, तो अगर एएलयू की बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यानी अंकगणितीय और तार्किकी इकाई। कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, अगर हम बात करें अंकगणितीय और तार्किक इकाई की, तो देखिए एएलयू उन सभी अंकगणितीय और तार्किक इकाइयों को करता है जिन्हें एक प्रोग्राम में निर्देश के अनुसार करने की आवश्यकता होती है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, तो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो कंट्रोल यूनिट अनुक्रमिक निर्देश निष्पादन को नियंत्रित करता है और निर्देशों की व्याख्या करता है और कंप्यूटर की मेमोरी, एएलयू और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा प्रवाह को क्या करता है, निर्देश का काम करता है। रजिस्टर की अगर हम बात करें तो स्टोरेज लोकेशन जो निर्देश या डेटा को स्टोर करता है, जब सीपीयू उनका उपयोग कर रहा है तो क्या करता है, रजिस्टर करता है। अब हम जानते हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में। तो देखिए इनपुट में हमें कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने में सक्षम बनाता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये क्या करता है, मतलब कंप्यूटर में डेटा दर्ज को सक्षम बनाता है, इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है आउटपुट को परिणाम दिखाने में सक्षम बनाता है। जैसे कंप्यूटर के बाहर अगर हम परिणाम देखना हो तो मॉनिटर में हम परिणाम देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, प्रिंटर के माध्यम से देखते हैं, स्पीकर के माध्यम से हम सुनते हैं कोई परिणाम। ठीक है, तो हो गया आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जो है पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है, यानी पेरिफेरल डिवाइस भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कहा जाता है। तो जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है उसे पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है, और इन्हें जो है इंटरफेस भी कहा जाता है क्योंकि ये मनुष्य और मशीन के लिए जानकारी का अनुवाद करते हैं। अब देख लेते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, तो आपने ओएमआर का नाम सुना होगा, ऑप्टिकल जो है मार्क रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इज एन इनपुट डिवाइस कैपेबल ऑफ रीडिंग स्पेशली प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच हैव अ प्रोविजन फॉर ब्लैक मार्क्स इन द स्पेसिफिक पोजीशन। यानी हम सभी जानते हैं कि ओएमआर जो होता है ब्लैक मार्क्स लगा लाता है स्पेसिफिक पोजीशंस पे। ठीक है, तो इसको क्या करता है, वो रीड करता है। यानी ऑप्टिकल मार्कर रीडर यानी ओएमआर जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है जो विशेष रूप से तैयार जो है पत्रों को पढ़ने में सक्षम है, जिसमें एक विशिष्ट स्थिति में काले निशान का प्रावधान होता है। नेक्स्ट हमारा है एमआईसीआर की। अगर हम बात करें तो एमआईसीआर क्या है, एमआईसीआर हम जानते हैं कि एमआईसीआर की बात करें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है एमआईसीआर का फुल फॉर्म, और ये बैंकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइस है एमआईसीआर। तो एमआईसीआर क्या है, मैग्निक जो है इंक कैरेक्टर जो है रीडर होता है, और ये जो है बैंक में इसका इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। नेक्स्ट है बीसीआर। बीसीआर जो होता है बार कोड रीडर होता है। ठीक है, ये जो है बार कोड को रीड करता है। ठीक है, और ये बार कोड को स्कैन और डिकोड करने में सक्षम होता है। क्यूआर क्या होता है, तो क्यूआर में कोड का एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जिसे क्विक रिस्पॉन्स भी कहा जाता है क्यूआर कोड को। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ओएमआर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर ये हमारा क्या है, एमआईसीआर मशीन है। ठीक है, ओएमआर रीडर हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन हो गया, ये एमआईसीआर हो गया जो बैंक में इसका इस्तेमाल होता है, और ये जो हमारा है बार कोड रीडर हो गया यानी बीसीआर हो गया। आपने देखे होंगे मॉड्यूल में। ठीक है, ऐसा स्कैनर को यूज करते हुए। अब हम समझ लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित कुंजियों से मिलकर बनता है, यानी कीबोर्ड जो बनता है वो एक चीज से तो बनता नहीं, बहुत सारे उसमें कुंजियां होती हैं। तो कैसी कैसी कुंजियां होती है, तो अगर हम बात करें तो देखिए वर्णमाला कुंजी जैसे ए से जेड, कैपिटल लेटर वाला, छोटा स्मॉल लेटर वाला, और संख्या भी होता है 0 से 9 तक, और उसमें कुछ फंक्शन की भी होता है। फंक्शन 1 से शुरू होकर फंक्शन की 12 तक उसमें होता है। ठीक है, और कुछ संशोधक कुंजियां जैसे कंट्रोल होता है, अल्ट होता है, ठीक है, शिफ्ट होता है। ठीक है, और कुछ जो होता है टॉन्गल कुंजियां होती है जैसे कैप्सल लॉक हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया। ठीक है, अब देखिए कैप्स लॉक में क्या होता है कि कैपिटल में हमेशा आपको लिखना होगा, तो बड़ी कैपिटल लेटर में होता है कैप्स लॉक। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल लॉक हो गया तो आपको सिर्फ जो है नंबर आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर स्क्रॉल लॉक हो गया तो स्क्रॉल लॉक में क्या होता है कि आप स्क्रॉल नहीं कर सकते, यानी किसी भी फाइल को या अगर आप कंप्यूटर में जो है मॉनिटर में जो भी डाटा आपको लेना है तो उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्क्रॉल लगने पर मानक कीबोर्ड में 104 कुंजियां और नंबर पैड में 17 कुंजियां होती है। तो सीधे याद रखना है कि टोटल जो है अगर पूछे
कि मानक कीबोर्ड में टोटल कितने कुंजियां होती हैं, इससे 104 होती हैं, और नंबर पैड में कुंजियों की संख्या कितनी होती है, तो 70 होता है। माउस की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो माउस जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक तो ऑप्टिकल माउस होता है, एक होता है मैकेनिकल माउस होता है, ठीक है। उसी प्रकार हम ट्रैक बॉल को अगर हम बात करते हैं, तो ट्रैक बॉल जो हो गया वो पॉइंटिंग डिवाइस जिसे माउस के अलावा इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसे माउस के अलावा भी इस्तेमाल किया जाता है। लाइट पेन की अगर हम बात करें तो डिजिटल हस्ताक्षर के लिए उपयोग किया जाता है और किसी भी CRT आधारित मॉनिटर के साथ काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है स्टाइलस लेखनी। स्टाइलस लेखनी क्या है, तो स्टाइलस लेखनी की अगर बात करें तो पेन का आकार का इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग ग्राफिक टैबलेट के स्क्रीन पर चित्र बनाने या लिखने के लिए किया जाता है, स्टाइलिश लेखनी का, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा क्या है, तो ये जो हमारा है वो ट्रैक बॉल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ट्रैक बॉल है, ये हमारा लाइट पेन आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा स्टाइलिश है, ठीक है। स्टाइलिश पेन जो होता है आप पेन की भांति लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं स्कैनर के बारे में। तो स्कैनर हम सभी जानते हैं, देखिए इनपुट डिवाइस जो एक छवि को पढ़ता है और इसे डिजिटल फाइल में परिवर्तन कर देता है उसे स्कैनर कहते हैं। और स्कैनर जो है कई प्रकार के होता है, एक तो फ्लैट बेड स्कैनर होता है, तो ये क्या करता है कि दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए एक सपाट सतह का उपयोग करता है, ठीक है। फिर सीट फेड स्कैनर होता है जो पेपर को स्कैनर से फिट किया जाता है, और एक होता है हैंडलेड स्कैनर जो स्कैनर को स्कैन किए जाने वाले पृष्ठ को घसीटता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल स्कैनर हो गया, ये जॉयस्टिक हो गया, ठीक है। और ये हमारा जो हो गया टच पैड है। अब समझ लेते हैं कि जॉयस्टिक क्या होता है। तो देखिए जॉयस्टिक की अगर हम बात करें तो वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए इसका जो इस्तेमाल होता है ना, वो वीडियो गेम के खेलने में इस्तेमाल किया जाता है जॉयस्टिक का, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगर हम वही टच पैड की बात करें तो टच पैड का काम क्या है, तो टच पैड जो होता है वो एक विशेष सतह होती है जो उपयोगकर्ता को उंगली की गति और स्थिति को ऑपरेटिंग सिस्टम सापेक्ष स्थिति में बदलता है। यानी ये जो कहने का मतलब है ना, तो ये जो टच पैड होता है वो माउस की भांति काम करती है। किसकी भांति काम करती है, तो ये जो है माउस की भांति कार्य करती है टच पैड। अब हम समझ लेते हैं माइक्रोफोन की। तो देखिए माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तन करता है। ये माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है, और ऑडियो को कंप्यूटर में क्या करता है, इनपुट करता है। यानी अगर हम जो भी बोलते हैं तो कंप्यूटर में क्या होता है, टाइप होता है, इनपुट होता है, तो होता है माइक्रोफोन, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं जो ये माइक्रोफोन ही में हम बोल रहे हैं। फिर अब देखिए पेन टैब के बारे में। तो पेन टैब की अगर हम बात करें तो उपयोगकर्ता को विशेष पेन जैसे स्टाइलिश से चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स बनाने में सक्षम बनाता है, ठीक है। उसे पेन टैब कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस में जैसे मॉनिटर हो गया, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्टैंडर्ड मानक आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, और ये कई प्रकार के होते हैं जैसे CRT, कैथोड रे ट्यूब, TFT, पतली फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED लाइट इमिटिंग डायोड होता है, LED का फुल फॉर्म। और रंगों के आधार पर मॉनिटर्स को मोनोक्रोम मॉनिटर्स और कलर मॉनिटर्स में जो है विभाजित भी किया जा सकता है। अब हम समझ लेते हैं प्रिंटर्स। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर्स हो गया, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होता है वो कागज पर सीधे हथौड़े और रिबन का प्रयोग करता है, ठीक है। और जैसे हमें डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर के प्रकार है, और इस तंत्र को जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म के रूप में जाना जाता है। और ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कैरेक्टर प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर एक समय में केवल एक अक्षर प्रिंट करता है और अपेक्षाकृत धीमी गति होता है कैरेक्टर, ठीक है। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो हो गया कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है, ठीक है। लाइन प्रिंटर एक समय में टेक्स्ट की एक पूरी जो है पंक्ति को प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो लाइन प्रिंटर होता है, ठीक है। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, तो अगर हम बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन का उपयोग किए बिना वर्ण प्रिंट करता है, और ये प्रिंटर एक समय में एक पूरा पेज प्रिंट करते हैं, इसलिए इन्हें पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। जैसे में इंकजेट हो गया, लेजर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, ये सभी जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। प्रिंटर आमतौर पर 3 लोकप्रिय जो है संस्करणों में आते हैं, जैसे एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर हो गया। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर की अगर हम बात करें तो डॉट्स के रूप में अक्षरों का प्रिंट करता है डॉट मैट्रिक्स, और इंकजेट प्रिंटर जो होता है पूरी तरह से बने हुए कैरेक्टर को प्रिंट कर देता है, और जो लेजर प्रिंटर होता है पूरी तरह से बने हुए कैरेक्टर को भी प्रिंट कर देता है, ठीक है। और अगर हम बात करें डॉट टेक्स्ट की, इसकी जो गति होती है 200 से 540 वर्ण प्रति सेकंड होता है, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है। और यही इंकजेट की बात करें तो ये 4 से 8 पृष्ठ प्रति मिनट करता है, ठीक है।
और ये जो होता है मध्यम कीमत का होता है, लेकिन ये जो लेजर प्रिंटर होता है वो 4 से 20 पृष्ठ प्रति मिनट करता है, ये जो होता है महंगा होता है लेजर प्रिंटर। अब प्लॉटर क्या होता है, तो प्लॉटर की अगर हम बात करें तो उच्च गुणवत्ता सटीक और बड़े चित्र बनाने के लिए जो है प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे CAD/CAM एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, जैसे घर के नक्शे हो गए, बैनर हो गए, होर्डिंग हो गया, कार के पुर्जे हो गए आदि हो गए, इसके लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग डेटा और निर्देश को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और यह 3 प्रकार के होता है। कौन कौन, तो देखिए, एक तो कैश मेमोरी होता है, और एक प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी होता है। कैशे मेमोरी क्या है, सबसे पहले आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो कैशे मेमोरी की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अति उच्च गति अर्धचालक मेमोरी होता है कैशे मेमोरी, और CPU और मुख्य मेमोरी के बीच का एक बफर के रूप में ये कार्य करता है। डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को रखने के लिए उपयोग किया जाता है जो CPU द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। मुख्य मेमोरी की तुलना में बहुत तेज और मुख्य मेमोरी की तुलना में बहुत कम एक्सेस टाइम लेता है ये कैश मेमोरी, और डेटा को अस्थायी उपयोग के लिए स्टोर करता है, और यह बहुत महंगा होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, CPU है, ये कैचे है, और ये हमारा जो है रैम लगा हुआ है। अब प्राथमिक मुख्य मेमोरी की अगर हम बात करें तो केवल उन्हीं डेटा और निर्देश को रखता है जिस पर जो कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा है। बिजली बंद होने पर सीमित क्षमता और डेटा नष्ट हो जाता है। अस्थायी प्रकृति का होता है, द्वितीयक मेमोरी से तेज होता है, लेकिन रैम और रोम में विभाजित किया जाता है प्राथमिक मुख्य मेमोरी को। अब हम समझ लेते हैं कि रैम क्या होता है। तो सबसे पहले रैम का जो है फुल फॉर्म बार बार पूछता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी याद रखना है। ये अस्थायी मेमोरी होता है, बिजली की आपूर्ति बंद होने पर डेटा मिट जाता है इसमें। ठीक है, और ये जो होता है तेज मेमोरी होता है, CPU किसी भी समय रैम की सामग्री को बदल सकता है। और मेमोरी ये पढ़ने लिखने की मेमोरी है। ठीक है, रैम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार के होता है, अगर रैम की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं, एक तो स्थैतिक रैम होता है और एक होता है डायनेमिक रैम होता है। रैम 2 प्रकार के, स्थैतिक और डायनेमिक। अब हम समझ लेते हैं कि रोम क्या होता है। ठीक है, तो रोम की अगर हम बात करें तो रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। यह जानकारी रोम के निर्माण के समय उसमें स्टोर की जाती है, और ये स्थिर है, और बिजली बंद होने के बाद भी इसकी जानकारी नष्ट नहीं होती। और रोम के प्रकार में पी रोम, EPROM और EEPROM शामिल होता है। और प्रोम जो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। EPROM जो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये सभी फुल फॉर्म भी याद रखना है। ठीक है, और EEPROM जो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। आप देख सकते हैं ये मेमोरी का अलग अलग क्या है, प्रकार है। ये जो है हमारा हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, रैम हो गया। ठीक है, ये CD हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, रोम हो गया। नेक्स्ट हमारा है द्वितीयक मेमोरी की अगर हम बात करें। ठीक है, जिसे जो है सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। तो देखिए, बाहरी मेमोरी या गैर वाष्पशील मेमोरी के रूप में जाना जाता है, और यह जो है मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी होता है। मेमोरी की इकाइयाँ हम के बात करते हैं, तो देखिए, ये कंप्यूटर सिस्टम डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए बाइनरी नंबर का उपयोग करते हैं, और बाइनरी अंक 0 और 1 मेमोरी को बुनियादी इकाइयाँ हैं, और उन्हें बिट्स कहा जाता है। ठीक है, और शब्द बनाने के लिए बिट्स एक समूह बनाते हैं, और A4 बिट शब्द को निब्बल और 8 बिट शब्द को बाइट कहा जाता है। यानी A4 बिट शब्द को क्या कहा जाता है, निब्बल, और 8 बिट शब्द को एक बाइट कहा जाता है। तो कुछ डेटा याद रखना है कि 1 KB में जो होता है 1024 बाइट्स होता है। ठीक है, KB हो गया, KB से 12 MB होता है, MB से 12 GB होता है, GB से 12 TB होता है। ठीक है, तो 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB, और 1 TB में 1024 GB होता है। ठीक है, और एक PB में जो 1024 TB होता है, एक EB में 1024 जो होता है TB होता है। ठीक है, और एक ZB में भी 1024 EB होता है। ठीक है, और एक YB में जो होता है 1024 JB होता है। यहाँ पे जो है TB की जगह एक PB में 1024 TB, तो ठीक है, और एक यहाँ पे EB लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1024 TB होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो BB जो होता है वो 1024 YB के बराबर होता है। यानी BB बोले तो ब्रोनो बाइट होता है। ठीक है, और एक जियो बाइट बराबर होता है 1024 ब्रोनो टाइप होता है। अब यहाँ अगर बाइनरी संख्या की बात करें 0, 1 और 1 बिट्स में, तो देखिए 4 बिट्स जो होता है ना वो 1 निब्बल के बराबर होता है। 4 बिट्स कितने के बराबर होता है, तो 1 निब्बल के बराबर होता है 4 बिट्स। ये भी ध्यान रखना है। 4 बिट जो होता है वो 1 निब्बल के बराबर होता है। 4 बिट जो होता है वो 1 निब्बल के बराबर होता है। 8 बिट जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट जो होता है 1 किलो बाइट के बराबर होता है।
1024 KB 1 MB के बराबर होता है। 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। 1024 GB 1 TB के बराबर होता है। TB माने टेराबाइट। 1024 TB जो होता है 1 PB के बराबर होता है, पेटाबाइट। और 1024 XB जो होता है 1 EB यानी एक्साबाइट के बराबर होता है। 1024 EB जो होता है 1 JB यानी जेटाबाइट के बराबर होता है। 1 JB जो होता है वो 1 YB योटाबाइट के बराबर होता है। 1 YB जो होता है 1 BB यानी ब्रोंटो बाइट के बराबर होता है। 1024 BB यानी 1 जियो बाइट के बराबर होता है। अब जो हम लोग समझने वाले हैं जो है गाइको प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है तो देखिए, आजकल जो है सीपीयू को एक ही माइक्रो चिप पर लागू किया जाता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। और ये जो होता है डेटा प्रोसेसिंग के साथ साथ अंकगणितीय और तार्किक प्रोसेसिंग में सम्मिलित विभिन्न कार्यों को पूरा करता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कंप्यूटर भाषा की, तो कंप्यूटर भाषा की अगर हम बात करें तो किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए प्रोग्राम निर्देश का एक क्रम तैयार करता है जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। और कंप्यूटर के लिए लिखे गए प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर के रूप में माना जाता है। अगर हम बात करें प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की, तो देखिए मशीनी भाषा के नाम से जाना जाता है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर। और ये निर्देश 1S और जो है 0S के रूप में दिया जाता है। द्वितीय पीढ़ी की कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो असेंबली भाषा और प्रतिक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जाना जाता है। और ये माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू और अन्य प्रोग्राम करने योग्य उपकरणों के लिए निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तीसरा पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये उच्च स्तरीय जो है भाषा होता है, जैसे फोटॉन हो गया, कोबोल हो गया, बेसिक हो गया, पास्कल। पीढ़ी तीसरी पीढ़ी का है। और समस्या को कैसे प्रोग्राम किया जाता है और समस्या का समाधान कैसे होगा, इस पर ध्यान केंद्रित करता है तीसरी पीढ़ी का। चौथी पीढ़ी की अगर हम बात करें तो क्वेरी भाषा के रूप में जाना जाता है, जैसे एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। और यह क्या आवश्यक है यह पर ध्यान केंद्रित करता है। पांचवी पीढ़ी की अगर हम बात करें तो विशेषता प्रणालियों, ज्ञान का कंप्यूटरकृत संग्रह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्पर्श। उदाहरण की अगर हम बात करें तो प्रोलॉग और OPS 5 और मरकरी हो गया पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर। अब जो हम लोग समझ लेते हैं पोर्ट्स क्या होता है, तो देखिए पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कनेक्शन पॉइंट कंप्यूटर और बाहरी उपकरणों जैसे प्रिंटर हो गया, मोडेम हो गया आदि के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। और पोर्ट्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जो होता है ना आंतरिक पोर्ट होता है, ठीक है। तो आंतरिक पोर्ट क्या होता है कि यह सिस्टम के मदरबोर्ड के हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, आंतरिक ब्लूटूथ इत्यादि जैसे आंतरिक उपकरणों से जोड़ता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, पोर्ट। आप देख सकते हैं ये सभी जो है पोर्ट आपको दिखाई देगा सीपीयू में लगा हुआ, ठीक है। ये सभी क्या है, पोर्ट होता है अलग अलग प्रकार का, ठीक है। आप इसका नाम भी अलग अलग है, ठीक है। एक मोडेम का पोर्ट होता है, इंटरनेट का पोर्ट होता है, ठीक है। फिर अलग अलग पोर्ट होता है। और दूसरा होता है बाहरी पोर्ट, ठीक है। अगर बाहरी पोर्ट की बात करें तो यह सिस्टम के मदरबोर्ड को माउस, प्रिंटर, यूपीएस आदि सभी बाहरी उपकरणों से क्या करता है, जोड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के पोर्ट भी हैं, जैसे अगर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के पोर्ट की बात करें तो एक होता है सीरियल पोर्ट, ठीक है। सीरियल पोर्ट जो होता है बाहरी मोडेम और पुराने कंप्यूटर माउस के लिए उपयोग किया जाता है। दो संस्करण होते हैं, एक 9 पिन और एक 25 पिन। डेटा जो है 115 किलोबाइट प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है और एक समय में डेटा के एक ही स्ट्रीम को ट्रांसमिट करता है। समानांतर पोर्ट जो होता है वो स्कैनर और प्रिंटर के लिए उपयोग किया जाता है। और 25 पिन वाला जो है मॉडल होता है और एक समय में कई डेटा स्ट्रीम को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। जैसे ये पैरेलल हो गया, ये सीरीज वाला हो गया, पोर्ट है, देख सकते हैं इसी को पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी पोर्ट क्या होता है, तो देखिए ये सभी प्रकार के बाहरी यूएसबी डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क हो गया, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, ये सभी जो होता है यूनिवर्सल जिसे यूएसबी कहते हैं, ठीक है। और डेटा 12 मेगाबाइट प्रति सेकंड की तरह से ये यात्रा करता है। फायरवर्क पोर्ट क्या होता है, तो देखिए अगर हम ये बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेज गति से ट्रांसफर करता है और कैमकॉर्डर और वीडियो उपकरण को कंप्यूटर से जोड़ता है और डेटा 400 से 800 मेगाबाइट प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। इथरनेट पोर्ट क्या होता है, तो अगर हम बात करें तो एक नेटवर्क और हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ता है, ठीक है। इंटरनेट और नेटवर्क बैंडविड्थ के आधार पर डेटा 10 मेगाबाइट से लेकर 1000 मेगाबाइट प्रति सेकंड की दर से उत्पन्न करता है, ठीक है। ये जो इथरनेट है, ठीक है। और F400, FW800 ये सभी क्या है, उसी से संबंधित है। फायर पावर पोर्ट ये हमारा हो गया फायर पावर पोर्ट। इससे भी डेटा जो है बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है। तथ्य अगर हम देखें तो देखिए हार्डवेयर में कंप्यूटर सिस्टम की जो भौतिक होता है, हार्डवेयर में जो कंप्यूटर सिस्टम की भौतिक इकाइयाँ शामिल होती है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक समूह होता है और डेटा कच्चे और आंकड़े होते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है और कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, यूनिक्स, विंडोज और लिनक्स और मास ओएस इत्यादि हैं। डेटाबेस परस्पर संबंधित डेटा का एक संग्रह करता है और एमएस एक्सेस हमारे डेटा बेस को बनाने के लिए, प्रबंधित करने के लिए एक शक्तिशाली प्रोग्राम का काम करता है। अगर हम बात करें जो है विंडोज एक्सप्लोजर की, तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो नया नाम है फाइल एक्सप्लोजर, 2 भागों में विभाजित है और बाईं ओर डिस्क ड्राइव और फोल्डर को श्रेणीबद्ध क्रम में प्रदर्शित करता है और दाहिनी 4 फोल्डर की सामग्री जो है प्रदर्शित करता है। अब हम जो महत्वपूर्ण सबसे देखने वाले हैं कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है। अब जैसे ही कंट्रोल और ए बटन को दबाइएगा तो उसमें क्या होता है कि पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया जाता है, यानी पूरा जो है ना ऑल सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि यानी कुछ लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको अगर पूरा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए दबाइएगा ना तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस बी क्या करता है, तो सेलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है, यानी जो कंट्रोल प्लस बी जो होता है, अगर कंट्रोल और बी दबाते हैं तो वो क्या करता है, बी फॉर बोल्ड करता है, ठीक है। ए फॉर क्या करता है, ऑल सेलेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, तो कंट्रोल प्लस सी जो करता है वो सी पर कॉपी करता है, ठीक है। अगर कंट्रोल और डी दबाते हैं तो वो क्या करता है, तो डी बोले तो विंडो को क्या करता है, ओपन करता है, ठीक है। तो विंडोज को क्या करता है, वो ओपन करता है कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि कंट्रोल प्लस डी जो करता है वो क्या करता है, फॉन्ट विंडो का ओपन करता है, फॉन्ट जो होता है ना वो विंडो का ओपन करता है। कंट्रोल प्लस ई जो होता है वो टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए जो है कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल किया जाता है, कि कोई टेक्स्ट है उसको सेंटर में लाना है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल प्लस ई दबाइएगा तो क्या करता है कि टेक्स्ट जो होता है कहीं भी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई लिखा हुआ है तो इसको जो है सेंटर में लाकर, तो कंट्रोल प्लस ई सेंटर में लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल प्लस एफ, तो किसी शब्द को फाइंड खोजने के लिए एफ फोर क्या होता है, फाइंड होता है। तो कुछ कुछ जो है आपको याद रखना है, ठीक है, बाकी आपको उसी से रिलेटेड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आई क्या होता है, टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए आई कर सकते हैं, ठीक है, इटालिक जो लेटर होता है, ठीक है, तो उसको करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस जे क्या होता है, तो पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए जो होता है, जे फोर क्या होता है, जस्टिफाई, तो पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल जो होता है टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए, ठीक है, एल फोर क्या होता है, लेफ्ट, तो लिखे हुए को लेफ्ट में लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन क्या करते हैं, तो एन फॉर न्यू, न्यू फाइल बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन करने पर नया फाइल बन जाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ओ करने पर क्या होता है, तो किसी फाइल को खोलने के लिए ओ पर क्या होता है, ओपन, तो किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ दबाने पर खुल जाता है फाइल, ठीक है। F12 होता है किसी फाइल को सेव करने के लिए, तो याद रखना है कि F12 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो किसी भी फाइल को सेव करने के लिए F12 का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस आर जो होता है टेक्स्ट को राइट लाने के लिए, ठीक है, लेफ्ट लाने के लिए कंट्रोल प्लस एल और राइट लाने के लिए कंट्रोल प्लस क्या आर होता है, इस्तेमाल होता है। और अल्ट और टैब दबाइएगा, अल्ट और प्लस टैब दबाइएगा तो एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए जो है अल्ट प्लस टैब दबाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस वाई जो होता है रेडो करने के लिए होता है, ठीक है, रेडो करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई होता है, ये भी ध्यान रखना है। कंट्रोल प्लस जेड जो होता है अंडू करने के लिए क्या होता है, रेडो अंडो जो होता है ना, कहने का मतलब एक जो होता है इधर क्यों रहेगा, एक इधर क्यों रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है रेडो और अंडो जो होता है, अगर मान लीजिए कि अगर हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, अब इसको ए हमको सही है, एम हमको यहाँ नहीं होना चाहिए, तो एम को हटाना है तो क्या करते हैं हम रेडो का इस्तेमाल करते हैं, फिर एम लाने के लिए अंडो का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वही रेडो अंडो है, यानी कंट्रोल प्लस वाई या कंट्रोल प्लस जेड याद रखना है। कंट्रोल प्लस जो है डब्ल्यू होता है वो किसी ओपन विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस क्या करता है, वाई का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है टेक्स्ट को कट करने के लिए, ठीक है, टेक्स्ट को कट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल करते हैं। भी मतलब कॉपी और कट करने के लिए और टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस एस जो होता है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, ठीक है, सुरक्षित करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर F7 क्या होता है, तो फंक्शन की जो 7 व्याकरण की जांच करता है, F7 टिकने पर जो है जो भी मिस्टेक होता है फ्रंट में वो जांच कर सकता है। F2 जो होता है वो संशोधन और रीनेम के लिए F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस होम टाइप करने पर फाइल की शुरुआत हो जाने के लिए, कंट्रोल प्लस एंड का इस्तेमाल फाइल को अंत में जाने के लिए, अल्ट शिफ्ट और टैब का इस्तेमाल प्रीवियस ओपन प्रोग्राम जाने के लिए, अल्ट और F4 दबाने पर प्रोग्राम को बंद किया जाता है। कंट्रोल प्लस यू करने पर टेक्स्ट को अंडरलाइन, यू पर अंडरलाइन, ठीक है, और कंट्रोल प्लस पी
तो पी मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट को पी फॉर प्रिंट होता है, और कंट्रोल प्लस के दबाने पर इंसर्ट हाइपर लिंक के लिए किया जाता है। वहाँ पे कोई लिंक डालने के लिए कंट्रोल की अब कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ शब्दावली है फुल फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है। एनए का फुल फॉर्म याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछता है। इलेक्ट्रॉनिक जो होता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। एडवेक का बार बार पूछता है एग्जामिनर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर याद रखना है। इट्सेक क्या होता है, तो इट्सेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। यूनिवेक क्या होता है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। तो हमारा जो है प्रथम टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। जय